अब आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है ना। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है, कितने टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, उनकी जो भी बेसिक चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस को, किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हम बात करें हाइपोथेसिस, और ये जो टॉपिक है किसका पार्ट है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है ना। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, इट इज नथिंग बट एन अजम्पशन विच वी मेक बाय आवर ऑब्जर्वेशंस। देखो, जब भी हम किसी चीज को क्लेम करते हैं या जब हम किसी चीज को अज्यूम करते हैं तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, हाइपोथेसिस बोला जाता है। अगर मैंने बोला कि मेरे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं कोचिंग पे उनका जो एवरेज है, परसेंटेज है, वो 80 से ऊपर ही जाता है, मतलब ये मैंने क्या किया है, एक क्लेम किया है। ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस एक तरह से क्लेम होता है या अजम्पशन होता है जो कि बेस्ड हमारी ऑब्जर्वेशन पर ही होता है। ऐसे नहीं कि मैं रफली कुछ भी तुक्का मार दूंगी, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की होगी वही चीज मैं क्या करूंगी, क्लेम करूंगी। ठीक है ना। तो वो हो गया हाइपोथेसिस। दूसरी चीज ये होती है, इट इज एन आइडिया दैट कैन बी टेस्टेड। ये एक ऐसा आइडिया होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जिस पर हम कोई टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा आइडिया है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी एक शैम्पू बनाने की कंपनी ने क्लेम किया कि हमारा ये जो शैम्पू है ये इसने 90%, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि 90% लोगों का वो हेयर फॉल को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, उसका क्लेम है। ओके। तो ये कुल मिला के क्लेम है, अब जिसको टेस्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो हाइपोथेसिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वन टेल टेस्ट, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। देखो, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो क्लेम हम कर रहे हैं, जो क्लेम अभी मैंने किया है वो चीज क्या है, नल हाइपोथेसिस है। जो अभी मैंने क्लेम किया, मैंने क्या क्लेम किया कि मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो एवरेज परसेंटेज है वो 80% से ज्यादा ही जाता है, मतलब मेरी कोचिंग का जो एवरेज है वो 80% से ज्यादा है। तो ये क्या है, मेरा क्लेम है, और वही चीज क्या है, नल हाइपोथेसिस है। ठीक है। 80% या 80% से ज्यादा परसेंटेज है, मीन है, वो क्या हुआ, मेरा क्लेम हुआ, वही चीज क्या है, नल हाइपोथेसिस है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय H0। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, H0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट्स द क्लेम दैट वी विल एक्सेप्ट अनलेस देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट इट। तो अगर अभी मैंने ये क्लेम किया है H0, मेरा जो क्लेम है वो ये है कि मीन जो है, मतलब जो परसेंटेज का जो मीन है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है। क्या है, 80 के इक्वल या 80 से ज्यादा है। तो ये मेरा क्लेम है। ठीक है। अब किसी ने ये सोचा, कोई मेरे अपोनेंट्स हैं या किसी ने ये सोचा कि ऐसे कैसे ये क्लेम कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मेरे कोचिंग के कुछ बच्चों के सैंपल्स, मतलब मेरे, मान लिया मेरे कोचिंग पे 1000 बच्चे आते हैं या कोई स्कूल है जिसपे 1000-2000 बच्चे हैं, उनका क्लेम ये है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट ऐसा आता है। तो कोई और सोचेगा क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ के कुछ सैंपल लें। सैंपल आपको पता ही, स्कूल के सारे बच्चे पॉपुलेशन हो गई, अगर हमने उसमें से 20 स्टूडेंट्स को चूज किया, ठीक है, अब तो वो क्या हुआ, मतलब जिसके हम परसेंटेज पूछेंगे, अब उनको मैंने चूज किया तो वो क्या हो गया, सैंपल हो गया। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो बच्चों का जो परसेंटेज है वो 80 से कम है। मैंने अगर इस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है, किसी एक बच्चे से ये चीज प्रूव नहीं हो जाएगी, मैंने एक सैंपल लिया और मैंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, आपके यहाँ का जो रिजल्ट है वो 80 से कम है, तो उस केस में ये नल हाइपोथेसिस जो मैंने क्लेम किया था उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज आगे लिखा हुआ है, आई एम द नल हाइपोथेसिस, आई एम द डिफॉल्ट पोजिशन, मैं डिफॉल्ट पोजिशन हूं। ठीक है। इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे अगेंस्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, एविडेंस कलेक्ट करके बताने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब मुझे अगर प्रूव करना है उस स्कूल के क्लेम को गलत प्रूव करना है, तो मुझे उसके अगेंस्ट, देखो ये क्या, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट है, मुझे इस स्टेटमेंट के लिए, मतलब इस स्टेटमेंट के फेवर में क्या करने पड़ेंगे, प्रूफ्स को, एविडेंसेस को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कलेक्ट कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसे ही एक्सेप्ट करेंगे। देखो, अगर मैं इसके अगेंस्ट जो है प्रूफ्स को कलेक्ट कर पाई तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर मैं नहीं कर पाई तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही इस नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन कह रही है। जैसे अभी मैंने शैम्पू कंपनी का एग्जांपल दिया था, कोई भी एक शैम्पू कंपनी का नाम है, कोई भी XYZ कंपनी है, ये XYZ कंपनी का जो क्लेम है, शैम्पू का जो क्लेम है वो ये है
कि ये 90% तक क्या करती है, डैंड्रफ को रोकती है। 90%, सॉरी डैंड्रफ नहीं, हेयर फॉल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। मतलब 90% जितनों पे भी हमने टेस्ट किया है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि 90% लोगों के हेयर फॉल को ये क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, तो इनका जो क्लेम ये है वो ये है कि 90% से ज्यादा या इक्वल ये हो सकता है। ठीक है, तो इनका क्लेम क्या है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, जो मीन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 आना चाहिए। हमें इनको गलत प्रूव करना है, तो मैं कैसे भी करके, मैं सैंपल कलेक्ट करके मैं ये प्रूव करूंगी कि देखो 90 से कम आया है आपका रिजल्ट। ठीक है, जैसे मान लिया कि मैंने कलेक्ट किया है, 20 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया है। ठीक है, अब 20 का 90% कितना होता है, 18 होता है। तो अब अगर मैंने जो सैंपल कलेक्ट किया है उसमें से मुझे ये पता चलता है कि सिर्फ इसने 15 लोगों के ही हेयर फॉल को रोका है, 5 लोगों के हेयर फॉल को नहीं रोका है। ठीक है, मतलब कि 18, देखो 90% के अकॉर्डिंग, इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग 18 लोगों का हेयर फॉल रुक जाना चाहिए था। 90% मतलब 18 लोगों का हेयर फॉल रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इससे कम लोगों का हेयर फॉल रुका है। इसका मतलब मैंने इनफ एविडेंस कलेक्ट कर लिया कि मैं इनके इस क्लेम को क्या कर सकूं, रिजेक्ट कर सकूं। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ कि अगर मैंने इनके अगेंस्ट एविडेंसेस कलेक्ट कर दिए तो क्या हुआ है, मैं इस नल हाइपोथेसिस को क्या कर सकती हूँ, रिजेक्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो दोनों बार मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ये इसके अपोजिट मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ये इसके अपोजिट मैंने स्टेटमेंट लिखा है। तो इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए मैं जो चीजें, जो एविडेंसेस कलेक्ट कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट जो चीजें मैं कर रही हूँ, वही चीज हमारी क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, देखो द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रपोजेस दैट देयर इज अ डिफरेंस, मतलब अब इसको डिनोट किया जाता है HA या H1 से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, देखो नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं, H0 से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या आता है, हमारा क्लेम आता है। ठीक है, जिसमें क्या आता है, हमारा क्लेम आता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है देयर इज अ डिफरेंस, मतलब आपने जो क्लेम किया है, जो आपने क्लेम किया है उसमें कुछ डिफरेंस है, वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कहता है सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है देयर इज अ डिफरेंस। इसको H या H1 से डिनोट करते हैं, और उसकी जो मेन चीज है वो ये है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट इज अगेंस्ट द स्टेटेड नल हाइपोथेसिस, जो स्टेटेड, इस कहे गए, रखे गए प्रस्ताव में जो इंफॉर्मेशन है, उसके अपोजिट जो इंफॉर्मेशन है, उसके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन है, वो किसके अंदर आएगी, हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगी। तो देखो उनका क्लेम क्या था कि हमारे जो स्कूल का एवरेज परसेंटेज है वो 80 या 80 से ज्यादा है। अगर मुझे उन्हें गलत साबित करना है तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, आपके यहाँ का जो एवरेज परसेंटेज है, जो मीन है, वो क्या है, 80 से कम है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसके क्या है, अगेंस्ट है। अगर मैंने ये चीज प्रूव कर ली, इसका मतलब मैं इजीली इसको रिजेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैंने इनफ एविडेंस से सबूत कलेक्ट कर लिए इसके फेवर में, मतलब मैं इसके अगेंस्ट सबूत कलेक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं इसको रिजेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है ना, जैसे हमारी शैम्पू की जो कंपनी है उसका क्लेम था कि भाई 90% लोगों का इसने क्या किया है, हेयर फॉल को रोका है। तो मैंने 20 लोगों का सैंपल लिया, ठीक है, और मैंने अगर ये प्रूव कर दिया कि नहीं, इसने तो 20 में से मात्र 16 लोगों के डैंड्रफ हेयर फॉल को ही क्या किया है, रोका है, इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ 80% है, इसका मतलब मैं उस कंपनी के क्लेम को क्या कर सकती हूँ, रिजेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी देखो, अब किसी भी चीज को, किसी भी क्लेम को गलत ठहराने के लिए हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसे बोला जाता है। तो अब वन टेल्ड टेस्ट पहले हम पढ़ते हैं, क्या होता है, जो एक ही साइड हो, एक ही तरफ हो। देखो वन टेल्ड टेस्ट में क्या होता है, जो क्रिटिकल रीजन होता है, अभी आपको एक क्रिटिकल रीजन जो है वो नया शब्द लगेगा, उसको भी हम समझते हैं क्या होता है, हैज जस्ट वन पार्ट द ग्रीन एरिया बिलो। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस डेफिनेशन को आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर वन टेल टेस्ट की बात हो तो जिसमें उसमें जो एरिया ऑफ रिजेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही तरफ होता है। ये जो चीजें क्या है, एरिया ऑफ रिजेक्शन है, कैसे है, क्यों है, ये सब हम समझेंगे अभी इस चीज को। यहाँ पर तो ये जो चीज है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ रिजेक्शन है।
जिसमें एरिया ऑफ रिजेक्शन जो हो वो राइट साइड हो, जिसमें एरिया ऑफ रिजेक्शन जो हो वो राइट साइड में, उसको क्या बोला जाएगा, राइट टेल टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में देख रहे हो सिर्फ एक ही तरफ क्या है, एरिया ऑफ रिजेक्शन है, जिसको क्रिटिकल रीजन भी बोला जाता है, एक ही साइड है, तो इसको वन टेल्ड टेस्ट बोला जाता है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अभी मैंने क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ का एवरेज है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 80 है, ठीक है। 80 से क्या है, ज्यादा है, ये मेरा क्या है, नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि हमारे यहाँ का जो मीन है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, मतलब 80 से जो मीन है वो क्या आएगा, ज्यादा या इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इस एरिया में जिन भी बच्चों के परसेंटेज आएंगे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इस एरिया में जो लेस देन 80 आएंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब उनको नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, सॉरी आई रिपीट, अगर इस एरिया से जो भी मैंने सैंपल कलेक्ट किया है, मैंने 20 बच्चों के सैंपल कलेक्ट किए और मुझे ये पता चलता है कि जो मीन है टोटल वो इसी एरिया में आ रहा है, मतलब हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे और उसमें मुझे पता चल रहा है कि उन सैंपल्स का जो एवरेज आ रहा है वो इस एरिया में ना आके इस एरिया में आ रहा है, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं, आप जो बोल रहे थे वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस एरिया में अगर आता है तो नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाएगा, देखो उस डेटा को रिजेक्ट नहीं करना है हमें, जो परसेंटेज हमने कलेक्ट किया उनको नहीं रिजेक्ट करना है, परसेंटेज थोड़ी ना चेंज होंगे, लेकिन अगर वो परसेंटेज का, उन बच्चों के परसेंटेज का जो मीन आ रहा है वो इस एरिया में उनका झुकाव ज्यादा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो ये स्टेटमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इसी एरिया में आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी क्लेम का, इससे अब इसी चीज को हम हटा के, तो ये देखो जो एरिया ऑफ रिजेक्शन किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, क्रिटिकल रीजन को अभी हम समझेंगे, लेकिन एरिया ऑफ रिजेक्शन का आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ लेफ्ट टेल्ड टेस्ट हुआ, ठीक है। यही अगर किसी कंपनी ने क्लेम किया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो है 50 रुपीज, आप कार है कुछ भी चीज ले रहे हो, आप खुद से अज्यूम कर सकते हो कोई सा भी एग्जांपल, मतलब उनका कहने का मतलब ये है, उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो 100 रुपीज पर मंथ है, या इनफैक्ट उससे भी कम है। तो उनका जो कहना है वो ये है कि लेस देन और इक्वल टू 100, भाई 100 से कम या 100 के इक्वल कॉस्ट है, उससे ज्यादा नहीं है, ये उनका क्लेम है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, आप ऐसे 20 प्रोडक्ट्स लोगे और उनको टेस्ट करोगे, और अगर आपको पता चलता है कि नहीं उसका जो है एवरेज, जो आपने 20 प्रोडक्ट्स पे जो भी आपने सर्च टेस्टिंग वगैरह की है, और आपको ये पता चलता है कि नहीं ओवरऑल जो है जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 100 से ज्यादा जा रही है, ठीक है। देखो उनका जो क्लेम था वो ये था कि ये है 100 मीन है, ठीक है, तो इस 100 से जो है वो कम ही होगी मेंटेनेंस कॉस्ट, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपने जो सैंपल कलेक्ट किए बहुत सारे और आपने निकाला, तो आपको क्या पता चला कि नहीं जो कॉस्ट आ रही है वो 100 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो आपको इस नल हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपका डेटा इस साइड में जा रहा है उस केस में, तो आप क्या कर रहे हो, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हो। इसीलिए ये क्या है, हमारा राइट टेल्ड टेस्ट है, ठीक है ना। जब आपको रिजेक्शन तब करना पड़ रहा है जब आपके डेटा का जो झुकाव है वो किस साइड में है, राइट साइड में है, मीन के राइट साइड में है, तो आप क्या कर रहे हो, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हुआ वन टेल्ड टेस्ट, ठीक है ना। इसके अलावा तो ये क्रिटिकल रीजन की डेफिनेशन क्या कहती है, द क्रिटिकल रीजन ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट प्रेजेंट द मोस्ट एक्सट्रीम एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है जिससे हम कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट कर सकते हैं, जिससे रीजन को नहीं रिजेक्ट कर दें। ध्यान देना, देखो जैसे कि अभी मैंने बताया कि 20 को ठीक करना चाहिए था, 20 में से 18 को उसको ठीक करना चाहिए था, ठीक है, 18 को ठीक करना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ 17 को ही ठीक किया। तो भाई अब कंपनी का ये कहना है कि हो सकता है आपके इस एक पर्सन ने उसको सही से ना यूज किया हो, उस शैम्पू को सही से ना यूज किया हो, या एक नहीं, चलो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा, उनकी बात हमने मान ली, उसने बोला कि 2 लोगों ने भी सही से ना यूज किया हो, मतलब कुछ परसेंट चांसेस हैं कि जो लोग हैं, जो आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उसमें जो लोग हैं वो एलर्जिक हों, ठीक है, उस शैम्पू से, या वो सही से ना यूज कर रहे हो, तो 2% ऐसी मिस्टेक हो सकती है।
उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, पर्टिकुलर उन्होंने परसेंटेज बता दिया, उतनी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा तो मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो अब देखो ये इतना रीजन, अब सिर्फ 18 नहीं, अब ये भी हमारे एक्सेप्ट करने वाले रीजन में आ जाएगा, ये चीज भी क्या आ जाएगी, हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाएगी। लेकिन बस अब हम यहाँ पे रुक गए भाई, इससे ज्यादा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसके बाद जो कुछ भी है अब ये किस में आ जाएगा, हमारे रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अब अगर हमें पता चलता है कि 15 लोगों, हमारा जो मीन आ रहा है वो 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 13 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो अब हम बर्दाश्त उसको नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट ही कर देंगे आपके क्लेम को। डेटा को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, उन लोगों के को रिजेक्ट करेंगे। भाई अगर हमें जो डेटा मिल रहा है, हमें जो मीन मिल रहा है इस साइड में ज्यादा मिल रहा है, तो हम आपकी क्लेम को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब डेफिनेशन समझो, मोस्ट एक्सट्रीम एविडेंस, मतलब अब हमें पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। यहां तक आप हमारी बात को रिजेक्ट कर सकते थे कि नहीं इन्होंने सही से यूज नहीं किया होगा, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा अगर हम बढ़ रहे हैं, मतलब हमें पुख्ता सबूत मिल चुके हैं आपके खिलाफ, तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये 16 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसके इधर गए भाई, यहां तक हमने ठीक है वो 1% 2% को हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसके बाद अगर डेटा जा रहा है, मीन जा रहा है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा सबूत, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन द क्रिटिकल रीजन वी विल से देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, मतलब अब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाहर, ये 16 क्रिटिकल पॉइंट है, इसके बाहर अगर हमारा मीन जा रहा है, तो उस केस में हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस, सबूत नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हमारा टू टेल्ड टेस्ट का ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें जो क्रिटिकल रीजन है वो यहाँ पे या यहाँ पे आ सकता है। मतलब अगर हमारा जो सैंपल का मीन निकला है, देखो ये क्या है, हमारा पॉपुलेशन का मीन है, लेकिन हमारा जो सैंपल का मीन निकला है वो अगर इस रीजन में आ रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे जो सैंपल का मीन निकला है, देखो यहां तक आ रहा है, ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यहां भी आ रहा है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इस रीजन में या इस रीजन में आ रहा है हमारा सैंपल का मीन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बड़ा आराम से नल हाइपोथेसिस को, क्लेम को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ना, ये ग्राफ किस चीज का है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पहले देखा ही था, भाई इतने लोगों के, भाई 80 लोगों के परसेंटेज इतने थे, ठीक है, जो 70 लोग थे उनके परसेंटेज इतने थे, 60 लोगों के परसेंटेज इतने थे, 40 लोगों के परसेंटेज कुछ इतने थे। तो ये कुछ क्या है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हमने पढ़ ही लिया था, ओके। लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें हम मीन को कहां पे शिफ्ट कर देते हैं, जीरो पे शिफ्ट कर देते हैं। मीन को जीरो पे शिफ्ट करने का मतलब क्या है, जैसे आप कभी ग्राफ की कोई भी पॉइंट्स बनाना चाहते हो, ये आपकी कॉपी है, तो आप क्या करते हो, एक ऐसी लाइन बनाते हो, मतलब ये आपने एक रेफरेंस पॉइंट सेट किया है, या आपने क्या किया है, एक रेफरेंस पॉइंट सेट किया है, तो जो भी कैलकुलेशंस करोगे आप यहीं से करोगे, इसको जीरो मान के, जबकि एक्चुअली जीरो नहीं है। तो उसी तरह से आप अगर मीन को जीरो पे शिफ्ट कर रहे हो, तो अब आपका मीन कहां पे आ गया है, जीरो पे, और ये चीज क्या है, जेड है, ये चीज क्या है, अब आपकी जेड है, ओके। तो ये जो चीज है, एक मिनट इसके कलर को चेंज करके बताती हूँ, तो ये चीज क्या है, आपकी जेड है, जैसे कि ऑरिजिन होता है ना, तो वैसे ये क्या है, जेड है, ऑरिजिन नहीं है, ये क्या है, जेड, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये जेड क्या चीज होती है, तो ये जेड वो चीज होती है जो किसी भी सैंपल के मीन, जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई है, सपोज ये ऑब्जर्वेशन आई है, तो ये क्या बताएगी, डिस्टेंस बताएगी कि आप मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन या कितनी दूरी पर हो। जैसे जैसे आपकी दूरी मीन से बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन मीन से जैसे जैसे सैंपल मीन की दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जेड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यहाँ नेगेटिव के टर्म्स में बढ़ती जाएगी या पॉजिटिव के टर्म्स में क्या होती जाएगी, जेड की दूरी बढ़ती जाएगी, जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे, मतलब अगर आपके सैंपल का मीन यहाँ कुछ आया है, मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आपके सैंपल का मीन यहाँ कुछ आ गया, मतलब जेड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गई, एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा हो गई है, उस केस में हम इजीली उस सैंपल को नहीं, सॉरी अगेन आई रिपीट, हम उस जो स्टेटमेंट है, उस क्लेम को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा आपका ओवरव्यू। आप एरर समझ लीजिए, उसके बाद हम वापस आते हैं सिग्निफिकेंट लेवल पर, ठीक है। देखो ये हमारा कोई सा क्लेम है, H0 कोई क्या है, हमारा कोई सा हाइपोथेसिस है, कोई सा क्लेम है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ओके। अब H0 अगर सही है, बिल्कुल जैसा कि वो कंपनी का क्लेम सही था, लेकिन वो दो लोगों ने सही से यूज नहीं किया,
और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है टाइप 1 एरर बोला जाता है। कंपनी का क्लेम सही है, लेकिन क्योंकि हमारे सैंपल में कोई प्रॉब्लम थी, उसके एक दो लोगों में कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, उसको बोला जाता है टाइप 1 एरर, ठीक है ना। अब दूसरा, ऐसा हो सकता है कि H0 ट्रू है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि H0 क्या है, फॉल्स है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखो, मान लिया वही हमने सैंपल लिया था, 100 लोगों का सैंपल लिया था, ठीक है, और हमारे 92 लोगों का जो है वो हेयरफॉल क्या हो गया है, ठीक हो गया है, मतलब 90 से तो ऊपर ही आया है, ठीक है। कंपनी का क्लेम था ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है, 90 से तो ज्यादा ही लोगों का ठीक हो गया है। अब इनमें से हो सकता है कि 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई और होम रेमेडीज की हो, जिसकी वजह से उनका हेयरफॉल कंट्रोल हो गया हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने शैम्पू ना यूज किया हो, वैसे ही उनका ड्यू टू सम अदर रीजन हेयरफॉल क्या हो गया है, कंट्रोल हो गया हो, या हो सकता है कि पहले उनको जो हेयरफॉल हो रहा था वो किसी बीमारी की वजह से हो रहा था, अब वो बीमारी दूर हो गई, मतलब हेयरफॉल क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, मतलब शैम्पू इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो 4 लोगों के लिए शैम्पू रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो भी हम क्या कर रहे हैं, मतलब टोटल असर उसने सिर्फ 88 पर ही दिखाया है या 85 पर ही दिखाया है, बाकी 5 वैसे ही ठीक हो गए, कोई भी, चाहे मेडिकेशन की बात करें या कुछ भी। लेकिन हाँ, अब हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं, उस क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जबकि H0 फॉल्स है, वो क्लेम गलत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है टाइप 2 एरर, ठीक है ना। अगर H0 वो क्लेम ही गलत है और हम उसको रिजेक्ट कर दें तो वो भी क्या है, सही बात है, तो ये क्या होती हैं, एरर्स होती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की इस डेफिनेशन को समझने से पहले आप एक एग्जांपल लीजिए जो कि हम लेते हुए चल रहे हैं। लाइक कंपनी का क्लेम है 90%, ठीक है ना, 90% की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 जो है वो क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर शैम्पू से क्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये उनके कहने का मतलब है, ये जो उनका क्लेम है वो पॉपुलेशन का क्लेम है, ठीक है ना। जैसे कि एक्स में आता है कि 90% डॉक्टर्स का सुझाया हुआ, तो कुल मिला के ये क्या है, उनके क्लेम है, ओके। अब हमने क्या किया है, सैंपल कलेक्ट किया है। अब सपोज मैंने जो सैंपल कलेक्ट किया है वो कितनों का कलेक्ट किया है, 20 लोगों का मैंने सैंपल कलेक्ट किया है, ओके। तो 20 का 90% कितना होता है, 18 होता है, जैसा कि मैं अभी इस एग्जांपल को समझा चुकी हूं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज क्लेम 18 लोग एटलीस्ट उससे क्योर हो जाने चाहिए, 18 लोगों का जो हेयरफॉल है वो रुक जाना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि 18 का नहीं रुका है, ओनली 17 का जो हेयरफॉल है वो कंट्रोल हुआ है, 17 क्या हुए हैं, क्योर हुए हैं। तो क्या उस केस में, क्योंकि कंपनी के क्लेम से कम लोग ठीक हुए हैं, तो क्या हमें इस क्लेम को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो कंपनी का क्लेम है। तो देखो, यहां पर कुछ चीजें हो सकती है, लाइक मैंने जो सैंपल लिया था, हो सकता है उसमें से कुछ जो लोग हों उन्होंने सही से उस शैम्पू को यूज ना किया हो, कोई मेडिसिन की बात होती है तो उन्होंने सही से मेडिसिन ना ली हो, ये चीज मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ। अब यही चीज यहाँ पे फिट बैठने वाली है, समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जब भी हम कोई सैंपल्स कलेक्ट करने जाते हैं या जब भी हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो हमें ये चीज माइंड में रखनी होती है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया है तो ये चीज मुझे पहले ही माइंड में रखनी पड़ेगी कि कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक हो या जो हमारा सही से साथ ना दें, कुल मिला के, ठीक है। या सीधे शब्दों में हम बोले तो जिनकी वजह से ये क्लेम सही होने के बावजूद भी हमें गलत लगे, ठीक। तो वो जो परसेंटेज होता है उसी चीज को क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंस लेवल बोला जाता है, ठीक है। वो जो परसेंटेज होता है उसी को सिग्निफिकेंस लेवल बोला जाता है। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। पहली डेफिनेशन क्या है, द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अ टेस्ट इज द मेजर ऑफ हाउ अनलाइकली यू वांट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल टू बी बिफोर यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। किसी भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने से पहले आप क्या सोच सकते हो, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी अनलाइकली क्या हो सकते हैं रिजल्ट्स हो सकते हैं। मेजर ऑफ हाउ अनलाइकली मैंने बोला है, मतलब हमारी जो चीज है, हमारा ये जो नल हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। द सिग्निफिकेंस, आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ सकती है। देखो यही चीज यहाँ पे बोल रखा है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, मतलब वो प्रोबेबिलिटी जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो ट्रू है, ठीक है। गड़बड़ क्या थी, हमारी सैंपल में ही थोड़ी बहुत क्या थी, प्रॉब्लम थी, उसी की
सैंपल के ही डेटा में क्या थी, कुछ न कुछ गड़बड़ थी, ठीक है ना। तो ये चीज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इफ वन इट इज ट्रू, व्हेन इट इज ट्रू, वो सही होते हुए भी जब हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हम रिसर्च करने से पहले, हम या साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करने से पहले, अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करने से पहले ये चीज पहले क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। मोस्टली जो यूज होते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो होते हैं 10%, 5% या 1%। मोस्ट कॉमनली इन्हीं लेवल्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा हम प्रिसाइज होना चाहते हैं उतना ही हमें कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं ये कह रही हूं कि 10% जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 का सैंपल लिया है तो उसमें से 10 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो सही ना हो। रिजल्ट सही ना हो इसका मतलब उन्होंने उस प्रोडक्ट को सही से यूज ना किया हो या उनको एलर्जी हो, मतलब हम उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनका जो डेटा है उनको इग्नोर भी कर सकते हैं, कहने का यही मतलब हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैंने 10% सेट किया है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चला लो, तो मैंने अगर बोला है कि 10%, इसका मतलब क्या है कि मैं ज्यादा पॉपुलेशन के डेटा को क्या कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, 10 लोगों के डेटा को एक तरह से इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैंने रखा है 5%, इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट को सही से यूज ना किया हो। अगर मैं बोल रही हूँ 1%, मतलब 100 में से सिर्फ एक ऐसा हो सकता है जिसको मुझे एक तरह से इग्नोर करना है, जिसने उसको सही से ना यूज किया हो, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। जब मुझे ज्यादा प्रिसिशन चाहिए तो मुझे जो है इस तरह का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, लाइक मुझे किसी सेंसिटिव मेडिसिन का टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उस केस में मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि 20-30 लोग हैं तो हैं जिनका डेटा थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, जिनके जो रिजल्ट्स है थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे मुझे प्रिसिशन बहुत 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 ज्यादा, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं किसी बॉटल में कुछ ड्रिंक भर रही हूँ, थोड़ी सी भी अगर वो ऊपर नीचे हुई, नीचे तो नहीं हो, नीचे तो हम रख नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर थोड़ी सी भी मैंने ज्यादा फिल कर दी तो उस केस में वो स्पिल आउट बाहर आ सकती है। किसी भी पैकेज में, किसी में लाइक एयर, किसी बलून में एयर फिल करनी है, तो अगर हमने थोड़ा सा भी ज्यादा फिल कर दी तो मे बी वो ब्लास्ट हो जाए। तो जहां पर प्रिसिशन जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, उस केस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम रखा जाता है, ठीक है। जहां प्रिसिशन जो है कम मैटर करता है, वहां पर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हम ज्यादा रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा जाता है, ठीक है। तो ये पी वैल्यू की, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज अ नंबर डिस्क्राइबिंग हाउ लाइकली इट इज दैट योर डेटा वुड हैव अकर्ड बाय रैंडम चांस। जैसा कि मैंने बोला, अभी मैंने आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला था, तो जैसा कि मैंने बोला कि किसी एक पेशेंट ने आके रिपोर्ट की कि नहीं ये मेरे हेयर फॉल को इसने नहीं रोका इस शैम्पू ने, तो ये चीज बाय चांस भी हो सकती है, ठीक है ना। जो मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे सैंपल में कुछ मिस्टेक हो सकती है, हमारे डेटा में कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसका मतलब ये है कि ये चीज बाय चांस हुई हो, ये भी हो सकता है। लाइक किसी ने ये रिपोर्ट किया है कि हाँ मेरे जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे आए हैं, तो वो चीज भी बाय चांस हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको टाइप 2 एरर में बताया था, तो ये चीज भी बाय चांस हो सकती है कि हो सकता है कि उसके वैसे ही रिजल्ट सही, उसने कोई होम रेमेडीज लगाई हो या किसी और पानी की वजह से भी उसको जो है उसका हेयर फॉल रुका हो, तो ये चीज भी क्या हो सकती है, बाय चांस हो सकती है। या अगर उसके जो रिजल्ट्स आए हैं नेगेटिव आए हैं, तो ये चीज भी बाय चांस हो सकती है। तो यही चीज बोल रखी है, पी वैल्यू इज अ नंबर डिस्क्राइबिंग हाउ लाइकली इट इज, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है रैंडम चांस की, बाय चांस रिजल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। वो बाय चांस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर जैसा कि मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया ही है, अगर हम यहां पर देखें, ये क्या है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या है हमारे z की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब हमारा जो सैंपल का मीन आया है वो पॉपुलेशन के मीन से क्या है, दूर है। वो पॉपुलेशन के मीन से सैंपल का जो मीन है वो क्या है, दूर है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये जो चीज है यहाँ पर क्या आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। किस तरह से आती है ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया था, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं फिर से बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा z और ये है क्या है उनकी प्रोबेबिलिटी,
ठीक है ना। मीन से दूर होने के चांसेस देखो यहाँ आके क्या होते जा रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, मतलब सैंपल का मीन इस पॉइंट पे है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बात हो रही, जैसे कि अभी मैंने क्या बोला था, अगर हमारी पी वैल्यू जो है वो 0.05 है, तो पी की वैल्यू 0.05 लगभग यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो ये कहना चाहता है कि हमारे जो सैंपल का जो मीन है, पूरे सैंपल का जो मीन है वो इस पर्टिकुलर एरिया में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05 है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05 है, ठीक है ना। अगर वो इस एरिया में आता है, देखो इस एरिया में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। अगर वो इस एरिया में आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01 है। इससे भी नीचे आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इन एरियाज में यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे हम कम होते नीचे आते जा रहे हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो किसी भी अगर केस में आपने प्रोबेबिलिटी जो आपने पी वैल्यू 0.01 रखी है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन में आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर वो 2 टेल टेस्ट है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर रीजन या इस पर्टिकुलर रीजन में जो हमारे सैंपल के मीन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01 है, या हम यूं बोल सकते हैं 1% है, ठीक है। मैक्सिमम आपको यहीं, मैक्सिमम डेटा जो है आपको वो यहीं पे मिल जाएगा। और फिर भी अगर वो इस एरिया में आ रहा है, आपका सैंपल मीन इस एरिया में आ रहा है, मतलब आपको आपका जो हाइपोथेसिस है उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि जो मीन आना चाहिए वो 90% आना चाहिए, 90 आना चाहिए, सॉरी 90 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अब अगर आपका जो मीन आ रहा है, सैंपल का जो मीन आ रहा है वो कुछ इस एरिया में आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दूर आ रहा है, इसका मतलब आप इसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, नल हाइपोथेसिस को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। ये चीज आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ओके। इक्वल्स टू 0.01 क्या कह रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या आए, डेटा आए। मतलब बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनका जो मीन होगा यहाँ पे होगा, बहुत ही कम लोग होंगे, एक ही 100 में से एक ही होगा जिसका मीन क्या होगा, आपने 100 का सैंपल लिया है तो सिर्फ एक ही ऐसा होगा जिसका मीन क्या होगा, कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन की मीन से इतना दूर आएगा, ठीक है। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, तो अभी तक हमने देख लिया कि ये क्या है, हमारा नल हाइपोथेसिस है जिसमें कोई सा क्लेम दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट किया। अगर हमारे पास इस अल्टरनेट हाइपोथेसिस के फेवर में बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाते हैं तो हम इस क्लेम को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे टेस्ट करें, तो देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इट अलाउस एनालिस्ट टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ गिवन अजम्पशन। तो किसी गिवन अजम्पशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉपुलेशन का मीन होना चाहिए, मतलब जो कि क्या है, क्लेम है, ठीक है। और दूसरा हम सैंपल्स लेंगे, उनका मीन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से कितना डिफरेंस है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, हमें ये चीज क्या करनी है, चेक करनी है, ओके। तो यहाँ पे वेदर सैंपल मीन सिग्निफिकेंटली डिफर्स फ्रॉम अ हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, इस क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम इस क्लेम को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि इसकी स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली स्टेप होती है हमें एक नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना है, फिर हमें सिग्निफिकेंट लेवल भी डिसाइड करना है, ठीक है। हमारा जैसे कि क्लेम है 90%, तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि उससे हम कितना दूर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमें एक टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब हमें ZT टेस्ट, ऐसे कोई सा भी एक टेस्ट क्या करना है, परफॉर्म करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। देखो ये पूरा अभी तक हमने जो कुछ भी कंसेप्ट पढ़ा है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो इस क्वेश्चन की हेल्प से ऑलमोस्ट चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारी मशीन्स होंगी, जिनका जो एवरेज है वो ये है 15.2 टायर्स पर आवर वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है।
अब क्योंकि हमें ये स्पीड स्लो लग रही है और उसी के साथ में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1.5 टायर्स 8 टायर्स पर आवर, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस अगर दे रखा हो तो आपको, अगर आपको जेड टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको किसकी जरूरत है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है, ठीक है। जब आपको ये सारी चीजें गिवन हो तो आप जेड टेस्ट क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो हम जेड टेस्ट ही परफॉर्म कर रहे हैं। आगे हमें दे रखा है कि न्यू मशीन्स लेने का हम सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो महंगी है तो हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। तो हमने सारी नई मशीन्स लेनी है, तो हमने क्या किया है, 12 न्यू मशीन्स को क्या किया है, टेस्ट किया है। क्योंकि देखो हमें ढेर सारी मशीन्स लेनी है, सबको तो हम नहीं टेस्ट कर सकते, तो हमने क्या किया है, 12 नई मशीन्स को क्या किया है, टेस्ट किया है, ठीक है। तो उनका जो यील्ड आया है, मतलब उनकी जो कैपेसिटी हमें मिली है वो है 16.8। तो इस पॉइंट पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नई मशीन्स ले लेनी चाहिए। देखो हमें ढेर सारी, मान लिया हमें 100 मशीन्स लेनी है, 100 को तो हम नहीं टेस्ट कर सकते, तो हमने 12 को क्या किया है, टेस्ट किया है। उनका यील्ड आया है 16.8, लेकिन ये रिजल्ट हो सकता है इन 12 में से कुछ ने एक्सीडेंटली क्या किया हो, मतलब वो उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा ना हो, इनफैक्ट इससे भी कम हो, लेकिन उन्होंने क्या किया हो, एक्सीडेंटली अच्छा रिजल्ट दिया हो, कोई एनवायरमेंट की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नई है इस वजह से उन्होंने क्या किया हो, एक्सीडेंटली अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया हो, जिसकी वजह से मीन क्या हुआ हो, 16.8 हो। तो यहाँ पे हमने अल्फा रख लिया है 10%, मतलब इनमें से 10% ऐसी मशीन्स हो सकती हैं जो एक्सीडेंटली क्या कर रही हैं, या ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं आपको बता ही सकती हूँ, मतलब ये एक्सीडेंटली क्या कर सकती हैं, ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो, ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो, एवरेज से दूर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 10%, मतलब पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमें नल हाइपोथेसिस सेट करना है, जो कि किसके इक्वल है हमारा, हम ले लेते हैं म्यू 0 जो है, या म्यू जो है हमने रख लिया लेस देन और इक्वल टू 15.2। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि न्यू मशीन्स का जो एवरेज है ना, वो भी 15.2 से क्या होगा, हम जो नई मशीन्स खरीदेंगे, ठीक है ना, वो भी क्या होगा हमारा 15.2 से कम ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो नई मशीन खरीदने का कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन अगर ये गलत निकल जाता है तो इसका मतलब हमें नई मशीन्स खरीदनी चाहिए। मतलब अगर अब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि नहीं, जो मीन होगा वो 15.2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। कंपनी के कुछ वर्कर्स बोल रहे हैं ये, कुछ वर्कर्स बोल रहे हैं नहीं, ऐसा ये। तो अगर कंपनी के कुछ वर्कर्स ने ये प्रूव कर दिया, मतलब ये जो क्लेम है ये गलत हो जाएगा और नई मशीन खरीदी जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब फॉर्मूले में ध्यान से समझो, यहाँ एक्स बार जो होता है वो क्या होता है, पॉपुलेशन सैंपल मीन होता है, ये पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। एक्स बार जो हमारा सैंपल मीन है वो क्या है, 16.8 है, ठीक है, माइनस जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो कितना है, देखो सैंपल मीन हमने क्या रख दिया है 16.8, पॉपुलेशन मीन हम क्या रखेंगे 15.2 रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 15.2, ठीक है ना। इसके बाद में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 1.58 डिवाइड बाय रूट ऑफ एन, मतलब कि 12 का स्क्वायर रूट हम रखेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें z की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन ये कैलकुलेशन करने से पहले हमें ना इसी के लिए ग्राफ बना लेना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हमारा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा मीन क्या आ रहा है, 15.2 आ रहा है, क्या आ रहा है 15.2 आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारा क्लेम है उसका ये कहना है कि जो नया जो निकलेगा मीन वो क्या होगा, 15.2 से कम ही निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर कहीं पे आ रहा है तो हमें ऑब्वियसली एक्सेप्ट ही करना है, क्या करना है, हमें एक्सेप्ट ही करना है, ओके। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल क्या दे रखा है, 10% दे रखा है, क्या दे रखा है, 10% दे रखा है। मतलब 15.2 से थोड़ी सी भी ऊपर वैल्यू आ रही है, मतलब 15.3 आ गई, 15.4 आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ये जो क्लेम है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें इस चीज को भी कंसिडर करना रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन हमें निकालना है। तो देखो P की वैल्यू जब 0.1 होती है, ध्यान देना, जब P की वैल्यू 0.1 होती है तो उस केस में Z की वैल्यू जो होती है, P की वैल्यू 0.1 मतलब कि यहां पर कहीं पे 5% से भी ऊपर 10%, तो उस केस में जो Z की वैल्यू होती है वो 1.28 समथिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, 1.28 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू जब 0.1 है तो Z की वैल्यू क्या होती है, 1.28 होती है। इस
इसका मतलब ये है कि अगर ये क्या हो गया, हमारा क्रिटिकल रीजन हो गया, मतलब एरिया ऑफ रिजेक्शन हो गया, ठीक है ना। मतलब हमारा ये जो आता है स्कोर, ये वाला जो स्कोर आता है उसकी वैल्यू इस 1.28 से भी ज्यादा है, मतलब वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है, रिजेक्शन रीजन में आ रही है। इसका मतलब मुझे इसको स्कोर को नहीं रिजेक्ट करना है, अगर वो इस रीजन में आ रही है इसका मतलब ये है कि मुझे इस हाइपोथेसिस को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब अगर हम इस z की वैल्यू निकालते हैं, ये जो है z 1.28, ये हमें ऑलरेडी पता है कि 0.1 पे z की वैल्यू 1.28 होती है, ठीक है। आप z टेबल सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने ये वाला जो z निकाला है वो आया है हमारा 3.52 आया, ये पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद ये z आया हमारा 3.52। तो ऑब्वियसली 0 यहाँ है, 1.28 यहाँ है, तो 3.52 यहाँ पर कहीं पे होगा, मतलब ये क्रिटिकल रीजन में वैल्यू आ चुकी है। हमारा जो स्कोर हमने z स्कोर हमने जो निकाला है वो कहाँ पे आया है, क्रिटिकल रीजन में आया है। अगर क्रिटिकल रीजन में आया है इसका मतलब हमें क्या करना है, इस हाइपोथेसिस को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है।